इस दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जिन्हें सोचते ही मानव जाति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना साल 1945 की है, जिसने मानव जाति के विनाश की एक गाथा लिख दी। सात दिसंबर 1941 को हमारी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली थी। यूएस नेवी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला होने वाला था, जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। यूएस नेवी की बैटलशिप में एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची मौजूद था। इसका नाम डोरिस मिलर था। जैसे ही सुबह होती है तो ये बावर्ची यूएस नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता देने के लिए जाता है। वहां से आकर लॉन्ड्री के लिए ये सभी के कपड़े ले जाता है। सुबह के 7:57 पर इस बावर्ची को एक सायरन सुनाई देता है। जब ये सायरन इस बावर्ची को सुनाई देता है, ये सायरन सुनकर वो अपने चैम्बर से बाहर आता है और देखता है कि समुद्र के ऊपर पूरा आसमान जापानी बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है और एक ही सेकंड में यूएस नेवी के ऊपर बहुत बड़ा हमला होता है। एक एक करके सभी अमेरिकन शिप के ऊपर यहां बम गिराए जा रहे थे। यह हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस के ऊपर किया गया था। आखिर जापान ने इतना बड़ा हमला क्यों किया और इस हमले में इस बावर्ची का क्या रोल था, आपको आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर हमला किस वजह से किया था। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तब 1941 में अमेरिका ने चीन को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए 3 साल हो चुके थे और इस लड़ाई में एक तरफ जर्मनी और इटली थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। और वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में खुद को बहुत ज्यादा दूर रखना चाहता था। लेकिन फिर भी एक देश ऐसा था जो अमेरिका को बार बार परेशान कर रहा था। जी हां, उस देश का नाम था जापान। जापान के पास नेशनल रिसोर्सेस कम थे, जिनकी वजह से वो अपने आसपास के देशों पर कब्जा कर रहा था ताकि वो अपने लिए नेशनल रिसोर्सेस दूसरे देशों से हासिल कर सके। और अब जापान कोरिया, ताइवान, चीन के कई बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुका था। और इसके बाद जापान की नजर फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर थी। लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह थी कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की तथा फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी। और इन सभी देशों को जापान का इस तरह से दूसरे देशों पर कब्जा करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जापान ये सब कुछ हिटलर के सपोर्ट से कर रहा था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का शुरू से दुश्मन था। और जापान को यह सब करता देख जुलाई 1941 में अमेरिका ने अब फैसला किया कि वो जापान को ऑयल नहीं देगा। जापान अमेरिका से ऑयल लिया करता था, क्योंकि जापान के पास अपना खुद का ऑयल नहीं था और अपनी जरूरत का 80% ऑयल जापान अमेरिका से ही लेता था। अमेरिका ने जापान से कहा कि जब वो चीन के ऊपर अपना कब्जा जमाना छोड़ देगा तभी अमेरिका उसे ऑयल देगा, वरना नहीं देगा। लेकिन जापान के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर वो चीन के ऊपर अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया को लगता कि जापान के साथ हिटलर का सपोर्ट होने के बाद भी वो पीछे हट गया और अमेरिका से डर गया। और दूसरी कंडीशन ये भी थी कि जापान ऑयल के बिना वैसे भी बहुत कमजोर हो गया था और जापान ने यह फैसला किया कि वो अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा, न ही चीन से अपना कब्जा हटाएगा। इसके बाद जापान ने खुफिया तरह से एक प्लान बनाया कि वो इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा कर लेगा और वहां से अपना तेल हासिल करेगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी हुआ करती थी और वहां तक जाने के लिए जापान को पहले फिलीपींस पर कब्जा करना पड़ता और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसका जवाब उसे पैसिफिक ओशन में ही अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ जापान के पास तेल का स्टोर बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए जापान के पास हमला करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए जापान पर्ल हार्बर पर हमला करने वाला था। जापान के लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे और इसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर लेगा। उसने अपना यह हमला बिल्कुल चुपचाप करने की योजना बनाई और इस हमले की तैयारी में लग गया। जापान ने अपनी टीम तैयार करना शुरू की और उसमें 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और 414 बम्बर एयरक्राफ्ट भी रखे गए। और फिर इन सभी एयरक्राफ्ट को 6 करियर एयरक्राफ्ट के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ भेजा गया। अब हम पर्ल हार्बर पर मौजूद अमेरिकन फोर्स को देखें।
तो उसमें 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिफ्ट, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। अगर हम देखें तो अमेरिका के पास इतनी फोर्स मौजूद थी कि वो जापान के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन ऐसा जब हो सकता था जब अमेरिका को जापान के हमले के बारे में पहले से खबर हो। लेकिन जापान ने यह अटैक बिना किसी अनाउंसमेंट के बहुत ही होशियारी से चुपचाप से किया था। हमले से पहले किसी भी तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं भेजा गया था और फिर जापान की यह फोर्स पर्ल हार्बर के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और यही वो जगह थी जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करना था और यह वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। और इस हमले में अमेरिका अभी तक शामिल नहीं हुआ था। यह दिन था 7 दिसंबर 1941 का और समय था सुबह के 7:57 जब अचानक से 350 जापानी एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पर 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर हमला कर दिया। और अमेरिका, जिन्हें इस हमले के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, उनके ऊपर तो एक तरह से कयामत टूट गई। और जापानी एयरक्राफ्ट के एक ग्रुप ने इन शिप्स के ऊपर बम बरसाने शुरू कर दिए थे और कम से कम 45 मिनट तक ये बराबर बम बरसाते रहे। और उसके बाद जापानी एयरक्राफ्ट वापस चले गए। सबको ये लग रहा था कि शायद ये हमला अब खत्म हो चुका है। लेकिन 10 मिनट के बाद ही बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और जो बचा हुआ नेवी बेस था उसके ऊपर गोलियां बरसाकर उन्हें भी खत्म कर दिया गया। यह हमला कम से कम 1 घंटे और 15 मिनट तक चलता रहा। अमेरिका की 20 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 प्लेन्स को पूरी तरह से जापान ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। आसमान में चारों तरफ धुआं फैल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो आग के बादल उड़ रहे हों। और अमेरिका की इन्हीं शिप में से एक बावर्ची, जिसका नाम डोरिस मिलर था, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, वो लॉन्ड्री का कलेक्शन कर रहा था तो उसने अचानक एक सायरन सुना और जैसे ही वो अपने चैम्बर से निकलकर बाहर की तरफ आया तब उसने देखा कि एक जापानी मिसाइल उसकी शिप पर आ लगी है, जिसकी वजह से शिप के कैप्टन के साथ और भी कई लोग जख्मी हो चुके थे। और फिर इस बावर्ची ने इन सभी लोगों को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और फिर ये यहां से एंटी एयरक्राफ्ट गन के पास गया और जापानी एयरक्राफ्ट पर पलटकर वार करने लगा। डोरिस एक बावर्ची था और उसे इस तरह की लड़ाई की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। फिर भी उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन से जापानी एयरक्राफ्ट के ऊपर काफी वार किए और साथ ही उसने 6 जापानी एयरक्राफ्ट मार गिराए। और इसके बाद डोरिस को पहले नेवल क्रॉस से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड था। इस हमले के बाद जापानी एयरक्राफ्ट वापस चले गए, लेकिन अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो चुका था। वहीं अमेरिका, जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत दूर था, इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने के लिए खुली जंग का ऐलान कर दिया और 3 महीने तक अमेरिका ने अपनी नेवल बेस को वापस से रिस्टोर किया। और फिर 4 महीने के बाद अमेरिका ने जापान पर इसी तरह हमला किया जैसे जापान ने पर्ल हार्बर पर किया था। और यह हमला अप्रैल 1942 में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के टोक्यो शहर पर बम बरसाने शुरू कर दिए। और यह अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका शांत नहीं बैठा और इसके बाद 4 सालों तक अमेरिका और जापान के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई चली। और अब अमेरिका जापान से ज्यादा मजबूत था। जापान काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन वो घुटने टेकने को तैयार नहीं था। और फिर अगस्त 1945 में जापान के ऊपर एक सबसे बड़ा हमला किया गया। यह वक्त था सुबह के 8 बजे का और दिन था 6 अगस्त 1945 का, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फ्रोटिस भेजा। और इस एयरक्राफ्ट ने 4400 किलो वजन वाला एक लिटिल बॉय नाम का बम हिरोशिमा के ऊपर गिराया। और ठीक 45 सेकंड के बाद एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और वहां सभी कुछ सफेद हो गया। और फिर एक फायरबॉल जो जमीन से निकलकर आसमान की तरफ गई और उसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक था। 10 सेकंड के अंदर पूरे हिरोशिमा को मिट्टी में मिला दिया गया और जापानी लीडर्स के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और वो इस हमले से रिकवर हो पाते इससे पहले ही ठीक 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया। इस बम का नाम फैटमैन था। इसका वजन 4670 किलो था और इस बम के गिरते ही पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो गया। और यही वो 2 परमाणु हमले थे जो इंसानों पर इस्तेमाल किए गए। ये दुनिया के पहले और आखिरी न्यूक्लियर बम्स थे।
जिन्हें इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। और इन दोनों हमलों में जापान के 2,60,000 लोगों की मौत हुई थी। और फिर इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।